आज का हम लोग का टॉपिक होगा इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। और इन्वायरमेंटल साइंस का जो है ना, हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट। पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर्यावरण का आशय जैविक तथा अजैविक घटकों एवं उसके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। इसके अंतर्गत मानव जनित पर्यावरण तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के 4 तत्व हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल यह पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टानी भाग है, जो भंगुर क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के सबसे ऊपरी भाग से बना हुआ है। स्थलमंडल को लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं जलमंडल। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा है। बाद वायुमंडल। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। यह गैसीय आवरण तथा धूलकणों का मिश्रण है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की विभिन्न परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल सम्मिलित है, जिसमें प्रथम 2 परतें पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, मंडल कहते हैं। और वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, जिसमें सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होती है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर होती है मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर होती है बाह्यमंडल। पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं, अस्थिरता, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम धरती से क्षोभ मंडल की परत में जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाएंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। और क्षोभ मंडल की सीमा जो होती है ना, क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा, यही सीमा पे ना जो वायुयान है उसे उड़ाया जाता है, क्योंकि ये जो सीमा होती है वहाँ पे मौसमी हलचल नहीं होती है। मौसमी हलचल नहीं होती है, जिसकी वजह से वायुयान आराम से उड़ाया जा सकता है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा से ज्यों ज्यों हम ऊपर जाएंगे समताप मंडल में, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर जो है ना समताप मंडल में बढ़ेगा। जो कि हम देख रहे थे कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, जबकि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। और समताप मंडल में मेनली जो है सो ओजोन गैस पाए जाते हैं। उसके ऊपर जो है समताप मंडल के बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल जो हम आजकल देखते हैं कि उल्का पिंड हम लोग देखते हैं, जैसे तारा टूटना आप लोग बोलते हैं और बोलते हैं कि विष मांगो, ये सारी चीज़ें ना, हाँ, उल्का पिंड वगैरह मध्यमंडल में ही। तो उल्का पिंड टूटने वगैरह की घटना जो हम लोग बोलते हैं, तारा टूटने की घटना, ये सारी घटनाएं जो है सो मध्यमंडल में होती है। और मध्यमंडल में जो है ना हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल जो है ना उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। आयन जो हम रेडियो सिग्नल वगैरह जितने भी संचार के साधन यूज करते हैं, तो ये सारे आयन मंडल की वजह से ही हो पाते हैं। और उसके बाद आता है बहिर्मंडल, जो कि
एक तरह से बोलते हैं कि outer वायुमंडल जितना भी होता है वो बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है, और इसमें वायु का जो डेंसिटी होता है वो सबसे कम होता है। तो वायुमंडल की कौन कौन सी परतें होती है? सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, इसमें ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में मेनली ओजोन गैस होते हैं और इसमें ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, इसमें उल्का पिंड वगैरह की घटना होती है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद आता है आयन मंडल, जो रेडियो संचार वगैरह होते हैं ये सारे आयन मंडल में आते हैं और इसमें ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। और उसके बाद वाला जितना भी बाकी बच जाता है वो सारे बहिर्मंडल में आते हैं, जो जिसका घनत्व सबसे कम होता है। इसमें मतलब एयर डेंसिटी जो है ना सो मिनिमम होती है। इसके बाद तो जैवमंडल, बायोस्फीयर। बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ वायुमंडल, स्तनमंडल और जलमंडल आपस में मिलते हैं। जैवमंडल बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वायुमंडल, स्तनमंडल और जलमंडल आपस में मिलते हैं एवं वहाँ जीवन का कोई अंश मौजूद होता है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक स्थित होता है। मतलब पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक में वायु की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मतलब वायुमंडल में जो है ना सो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। उसके बाद जो है सो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऊंचाई के साथ साथ जो है सो ऑक्सीजन जो है सो घटती जाती है। मतलब ऑक्सीजन भारी गैस होता है और जो जो ऊंचाई वाले हम स्थान पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। इसके बाद आते हैं इकोलॉजी, जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत एक तरफ समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हेकेल थे। देखिए इकोलॉजी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी विज्ञान में क्या बताया जाता है पता है? पारिस्थितिकी विज्ञान में समस्त जीव और भौतिक मतलब पर्यावरण उसके बीच संबंध या विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध, मतलब बहुत सारे जीव और भौतिक पर्यावरण इन्वायरमेंट के जो परस्पर संबंध को बताता है, या फिर बहुत सारे जीवों के मध्य एक जीव दूसरे जीवों के मध्य, एक जीव से दूसरे जीवों के मध्य जो पारस्परिक संबंध को बताया जाता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। और इसका प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है जिसमें इनके जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए टांसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो है सो ए टांसले के द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति के वो आधारभूत इकाई है जिनमें जैव एवं अजैव घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती है। जैव घटक एबायोटिक कंपोनेंट, ये रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किए गए निर्जीव अवयव होते हैं जो जीवों की उत्तरजीविता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। 4 मुख्य अजैव कारक: प्रकाश, तापमान, वायु, मृदा, जल या आर्द्रता। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट, ये जीवित अवयव हैं। इनके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक आते हैं। कार्यात्मक आधार पर जैविक संगठक 3 भागों में विभाजित हैं: स्वपोषी संगठक, ऑटोट्रॉफिक, ये आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया क्रम से प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इन्हें पोषक स्तर 1 फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत रखा गया है। परपोषी संगठक हेटेरोट्रॉप्स, इनके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे, जंतु या दोनों पर निर्भर रहते हैं। आहार के स्रोतों के आधार पर परपोषित 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, ये अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं, अतः ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये पोषक स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। शाकाहारी को पोषक स्तर 2 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आते हैं मांसाहारी, ये स्वयं के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। ये पोषक स्तर 3 के अंतर्गत आते हैं। सर्वाहारी, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को आहार बनाते हैं। ये नीचे के तीनों पोषक स्तर से आहार प्राप्त करते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी को 3 प्रकारों में बांटा गया है। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी को 3 प्रकारों में बांटा गया है। परजीवी, वे जंतु जो अपने पोषक हेतु दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। मृतजीवी, वे जंतु जो मृत पौधे एवं मृत जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिक के आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें बाह्यकोषीय पाचन होता है, उदाहरण के लिए फंगी, बैक्टीरिया।
और इसके बाद आते हैं प्राणी संभोजी। इनमें वे जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, मनुष्य इत्यादि। तो जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आते हैं परजीवी, वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी पैरासाइट्स। मृतजीवी मतलब मरे हुए मृत जंतु या पौधे पर निर्भर रहते हैं और उनसे प्राप्त कार्बनिक यौगिक को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें बाह्यकोशिकीय पाचन होता है, जैसे कवक, फंगी और बैक्टीरिया। इसके बाद आते हैं प्राणी संभोजिता। इनमें वे जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं तथा सभी बड़े जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, मनुष्य। जैव अपघटक या वियोजक डिकम्पोजर्स, ये जटिल जैविक पदार्थ मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन कर उन्हें सरल रूप से में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें वे अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इन सरल रूपों को हरे पौधे ग्रहण करते हैं। ये हमेशा सूक्ष्म जीवी नहीं होते। मतलब डिकम्पोजर्स जो है ना, ये जटिल जैविक पदार्थ मृत पौधे तथा जंतुओं का अपघटन कर इन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें वे अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इन सरल रूपों को हरे पौधे ग्रहण करते हैं। ये हमेशा सूक्ष्म जीवी नहीं होते। जैव अपघटक डिकम्पोजर में जो है ना, कवक या बैक्टीरिया अपघटन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और अपघटन हेतु एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अपर्दनकारी डेंट्रोवोरस मृत जीवों के बड़े टुकड़ों का उपभोग हेतु जिम्मेदार होते हैं। अपघटित कार्बनिक पदार्थों का पाचन एवं अवशोषण शरीर के अंदर करते हैं, जैसे गिद्ध। इसके बाद आते हैं जैव अपघटक भी सर्वाहारी होते हैं, क्योंकि ये पौधे एवं जंतु के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं। मृत पौधे एवं मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने हेतु प्रोटीएज एवं लैपेज का स्राव करते हैं। मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने हेतु प्रोटीएज एवं लैपेज का स्राव करते हैं। पारितंत्र में कार्बनिक पदार्थ के पुनर्चक्रण हेतु वियोजक महत्वपूर्ण होते हैं। अपर्दनकारी मुक्त अकशेरुकी वर्टिब्रेट्स होते हैं, यथा केंचुआ, दीमक, सी स्टार, केकड़ा। ये मृत जीवियों को उनके कार्यों में मदद करते हैं। अपर्दनकारी मुक्त अकशेरुकी वर्टिब्रेट्स होते हैं तथा केंचुआ, दीमक, सी स्टार, केकड़ा। ये मृत जीवियों को उनके कार्यों में मदद करते हैं। ऊर्जा संगठक एनर्जी कंपोनेंट्स, इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा इनके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। सूर्य से उत्सर्जित सौर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होते हैं, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होकर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, इसे फोटोन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा सूर्य ताप या सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सार्वभौमिक नियम, प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रभावित होती है। इसे लिंडमैन के ऊर्जा हस्तांतरण का 10% का नियम भी कहते हैं। उच्च पोषक स्तरों के जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है। पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सूर्यताप है। सूर्यताप में कभी पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी आती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः पारितंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता में कमी आती है। पारितंत्र स्थिरता समस्थिति क्रियाविधि द्वारा बनी रहती है, अर्थात पारितंत्र में होने वाले कोई भी अवांछित परिवर्तन प्रकृति द्वारा स्वतः समायोजित कर लिया जाता है। पारितंत्र तटीय प्रवाहवृत्ति पाई जाती है। भारत में प्रवाल वृत्तियाँ अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम अनूप किसे कहते हैं। इन्हें बाढ़ से डूबे वन भी कहा जाता है, फ्लूडेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन आर्द्रभूमियों में रुका हुआ जल पाया जाता है। यहाँ केवल वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं, जो रुके हुए जल में जीवित रहने हेतु अनुकूलित होते हैं। ये आर्द्रभूमियाँ सामान्यतः नदियों के आसपास की भूमियों में पाई जाती है। यहाँ जल की गहराई कच्छ की अपेक्षा ज़्यादा होती है। मृदा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं कच्छ। यह आर्द्रभूमियों को जल धरातलवाही एवं वर्षा द्वारा प्राप्त होते हैं। यहाँ का जल छिछला होता है, जो बहुत धीमे बहता है। खरपतवार एवं घास जैसे पौधे यहाँ पर मुख्यतः से पाए जाते हैं। ये सामान्यतः नदियों एवं डेल्टाओं के मुहाने में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं दलदल बॉग। यहाँ का जल रुका हुआ होता है, जो न अंदर आता है न बाहर जाता है। झील आदि में दबे पादपों के अपघटन से कई वर्षों बाद पीट का निर्माण होता है। पादपों में मौसें, छोटी झाड़ियाँ एवं निम्न पोषक स्तर का मुकाबला करने हेतु स्फैग्नम मॉस तथा मांसाहारी पौधे यथा पीचर प्लांट, सैंड्यूस आदि पाए जाते हैं। इनमें पोषक तत्व काफ़ी कम पाया जाता है, क्योंकि पादपों के अपघटन की दर काफ़ी धीमी होती है। ये विशाल कार्बन सिंक के स्रोत हैं। दलदल मृत पदार्थों के धीमे अपघटन के कारण मृदा अम्लीय होती है और इन आर्द्रभूमियों को वर्षा द्वारा जल प्राप्त होता है। फेन, जब वाटर टेबल धरातल से काफ़ी करीब होता है तो वो आर्द्रभूमियों को संतृप्त करने का कार्य करता है, जिससे फेन का निर्माण होता है। यहाँ भी अपघटित पदार्थ एवं पीट पाए जाते हैं। मृदा में पोषक तत्वों का मात्रा दलदल की अपेक्षा अधिक होती है, जिस कारण यहाँ कुछ पादप प्रजातियों का विकास संभव हो पाता है। सबसे कम होता है कच्छ में, उसके बाद
दलदल और फेन। मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा दलदल की अपेक्षा अधिक होती है, जिस कारण यहाँ पर कुछ पादप प्रजातियों का विकास संभव हो पाता है। पीएच प्रकृति के अनुसार ये क्षारीय होती हैं, मतलब दलदल होती है अम्लीय और फेन होती है क्षारीय। इनमें वाटर टेबल द्वारा जल प्राप्त होता है। अपघटन की दर तेज होने पर ये बग में परिवर्तित हो सकते हैं, मतलब अपघटन की दर तेज होने पर ये बग में परिवर्तित हो सकते हैं और इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। लेकिन बग जो कि दलदली भूमि है उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। पारितंत्र की समस्याएं। वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, यह व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इनके अंतर्गत पेड़ों की कटाई, पेड़ों का गिरना, जंगल की सफाई, मवेशियों का चरना, पौधे की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करना आदि सम्मिलित है। मरुस्थलीकरण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत नवीनतम परिभाषा के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ऊसर, अर्ध ऊसर एवं शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि अवनयन मरुस्थलीकरण है। सुपोषण, यूरोट्रॉफिकेशन, कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक, सीवेज का गंदा पानी, औद्योगिक कचरा आदि किसी जलीय पारितंत्र में पहुंचकर पोषक की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि कर देती है। यह प्रक्रिया सुपोषण कहलाता है। जलीय पारितंत्र में पोषकों की मात्रा में अचानक हुई वृद्धि शैवालों की संख्या को अनियंत्रित रूप से बढ़ा देता है, जिससे जल सतह पर शैवालों की एक परत बन जाती है, जिसे ही एल्गन ब्लूम कहते हैं। ये सूक्ष्म जल एवं समुद्री जल दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। ये जल का रंग परिवर्तित कर देते हैं, सामान्यतः ब्लू ग्रीन, पीला, भूरा या लाल। ये सूक्ष्म शैवाल यथा फ्लैजिलेट्स एवं डाइटम होते हैं। इनके अलावा साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल भी एल्गन ब्लूम हेतु जिम्मेदार होता है। कुछ एल्गन ब्लूम टॉक्सिक होते हैं एवं कुछ नॉन टॉक्सिक, मतलब हानिकारक। एल्गन ब्लूम लोगों के स्वास्थ्य, समुद्री पारितंत्र, वन्य जीवन, पक्षियाँ, समुद्री स्तनधारियाँ, मछलियों एवं स्थानीय क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सभी प्रकार के ब्लूम, चाहे वे हानिकारक हो या ना हो एवं उनका रंग कैसा भी हो, वे लाल ज्वार, रेड टाइड कहलाते हैं। सभी प्रकार के ब्लूम, चाहे वो हानिकारक हो या फिर ना हो, उनका रंग कैसा भी, वे रेड टाइड कहलाते हैं, लाल ज्वार। परंतु आजकल एल्गल ब्लूम एवं हानिकारक एल्गल ब्लूम शब्द ही प्रचलित में है। कुछ हानिकारक शैवाल, करेनिया ब्रेविस, फ्यूस्टोनिटजिसिया। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यविधि। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों, हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, यथा हरे पेड़ पौधे। प्राथमिक उत्पादन, सकल प्राथमिक उत्पादन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। पोषक स्तर वन में शोषण द्वारा खर्च के बाद संचित सकल ऊर्जा, मतलब टोटल उत्पादन सकल हो गया। खुद के शोषण के द्वारा खर्च होने के बाद जो उत्पादन बचता है उसे हम बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता। उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता, जलोढ़ मैदान, आर्द्र वन क्षेत्र, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध, छिछले स्थल स्थित जलीय भाग, गहन कृषि क्षेत्र। मध्य पारिस्थितिकी उत्पादकता, घास क्षेत्र, छिछले झीलें, गहन कृषि के अलावा कृषित भाग। निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता, आर्कटिक क्षेत्रों में हिमाच्छादित बंजर भूमि, मरुस्थल एवं गहरे सागरीय भाग। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को जैव भार या बायोमास कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को उत्पादकता कहते हैं, जब किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। किसी भी इकाई क्षेत्र में समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधे में जैव भार के रूप में संचित होता है। पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल। आहार श्रृंखला या पारिस्थितिकी पिरामिड में समान आहार प्रणाली वाले जीवों के समूह द्वारा एक आहार श्रृंखला तथा पारिस्थितिकी पिरामिड में समान आहार प्रणाली वाले जीवों के समूह द्वारा एक स्थान ग्रहण करना पोषक स्तर कहलाता है। यह पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार पर पोषक स्तर 1 होता है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। जब किसी पारिस्थितिकी समुदाय में शिकार करने के क्रमानुसार जीवों की एक व्यवस्था है, जिनमें प्रत्येक जीव अगले जीवों को सामान्यतः निम्न सदस्यों को एक आहार स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रेखीय समीकरण है, जिसमें एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। चारण, ग्रेजिंग। खाद्य श्रृंखला, यह श्रृंखला स्वपोषियों से शुरू होता है, जैसे घास, टिड्डा, पक्षी, डिट्रिएटस। ग्रेजिंग, ये जो खाद्य श्रृंखला शाकाहारियों स्वपोषियों से होता है।
उसके बाद जो है ना सो अपरद डिट्रियट्स खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है, जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ वुडलाउज, ब्लैकबर्ड। खाद्य जाल फूड वेब, यह कई विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं एवं कई अलग अलग पोषक स्तरों को जोड़ता है। खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण होती है, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अस्थायी और संतुलित होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषक स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास एवं ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस प्रकार ह्रास से एवं कभी कभी वृद्धि होती है कि उसका आकार क्रमशः एक सीधे या उल्टे पिरामिड के जैसा हो जाता है। ये 3 प्रमुख मुख्य प्रकार हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड, खाद्य श्रृंखलाओं में क्रमिक उच्च पोषक स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास, ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस प्रकार ह्रास एवं कभी कभी वृद्धि होती है कि उसका आकार क्रमशः एक सीधा या उल्टे पिरामिड के जैसा हो जाता है। इनके प्रमुख प्रकार इस प्रकार है: संख्या पिरामिड, नंबर पिरामिड। इनके प्राथमिक उत्पादकों के विभिन्न पोषक स्तरों के उत्पादकों की संख्या के बीच संबंध दर्शाया जाता है। सामान्यतः यह पिरामिड सीधा होता है तथा घास का मैदान एवं तालाब आदि, परंतु कुछ अपवाद यथा वृक्ष की पारिस्थितिकी तंत्र में यह उल्टा होता है। किसी जीवित प्राणी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कुल भार डेरिवेटिव उसका जैव भार होता है। जैव भार बायोमास पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के प्रत्येक पोषक स्तर पर संग्रहित समस्त जीवों के सकल भार के संबंध को जैव भार पिरामिड कहते हैं। इनमें संख्या के आधार पर सकल भार को सम्मिलित किया जाता है, जिससे जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है। तथा स्थलीय पारितंत्र, सीधा पिरामिड जलीय पारितंत्र में उल्टा पिरामिड होता है। मतलब जैव भार पिरामिड जो है ना सो स्थलीय पारितंत्र के लिए सीधा होता है और जलीय पारितंत्र के लिए उल्टा होता है। जबकि संख्या पिरामिड जो है ना तो सबके लिए सीधा होता है, लेकिन इसमें अपवाद है कि वृक्ष की पारिस्थितिकी तंत्र में यह उल्टा होता है। इसके बाद आते हैं ऊर्जा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के कार्यात्मक भूमिका की तुलना करते हुए इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है एवं प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा का कुछ न कुछ क्षय अवश्य होता है, अतः ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। जैविक पदार्थों के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को जैव अवनयन बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। जैविक पदार्थों के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को जैव अवनयन बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन यह दर्शाता है कि किस प्रकार पर्यावरण से प्रदूषण, विशेषकर अनिम्नलिखित प्रदूषण, खाद्य श्रृंखला के अंदर प्रवेश करता है। इनमें पर्यावरण से आए किसी प्रदूषण का खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर अवस्थित प्रथम जीव में साधन बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन किसी एक जीव के शरीर में उसके जीवन काल के दौरान जब धीरे धीरे किसी हानिकारक पदार्थ का जमा होता है उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। और बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होता है वैसे वैसे उनकी मात्रा एवं सांद्रता बढ़ती है। स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च पोषक स्तर के जीवधारियों में इन प्रदूषकों का सांद्रता सर्वाधिक होता है। जमा हुआ जैव संचयन हानिकारक पदार्थ एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर हानिकारक पदार्थ का सांद्रण बढ़ा देता है, इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। पारिस्थितिकी दक्षता इकोलॉजिकल इफिशियंसी जैव भार के रूप में उपलब्ध ऊर्जा प्रतिशत का एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरण पारिस्थितिकी दक्षता कहलाता है। 10% पर पारिस्थितिकी दक्षता को आदर्श रूप माना जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाती है या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेती है, प्राकृतिक अनुक्रमण कहलाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय अग्र समुदाय कहलाता है। इस अनुक्रमण में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय को क्रमक कहते हैं। प्रक्रिया के अंत में जो समुदाय स्वयं को स्थापित करने में सफल होता है उसे चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। जैविक अन्योन क्रिया प्रकृति में पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। पारितंत्र के समुचित संचालन के लिए भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर क्रियाओं का होना अनिवार्य है। ये क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए लाभकारी, हानिकारक एवं उदासीन, न लाभकारी न हानिकारक हो सकते हैं। असहभोजिता एमेनालिज्म एक प्रजाति नुकसान में रहता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम, कवक और बैक्टीरिया। असहभोजिता जिसमें एक नुकसान में और दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद है परजीविता पारासाइट्स जिसमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरे प्रजाति को हानि, एक को लाभ और दूसरे को हानि, जैसे अमरबेला। सहभोजिता कॉम्युनलिज्म एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावी होती है। असहभोजिता में जो है सो एक को हानि दूसरे को प्रभावित नहीं होती है। सहभोजिता में जो है सो एक को लाभ दूसरा प्रभावित नहीं होता है।
परजीविता एक प्रजाति को लाभ और दूसरे प्रजाति को हानि होती है। सहजीविता दोनों प्रजाति लाभान्वित होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं अंतर अंतःक्रियाओं एवं किसी एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच अंतःक्रियाएं अंतर प्रजाति अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। कीस्टोन स्पीसीज ये प्रजाति अन्य जातियों के अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल कुछ ही प्रजातियों की कीस्टोन प्रजाति की तरह कार्य करते हैं तथा अन्य प्रजातियां क्रांतिकारी प्रजाति के रूप में कार्य करते हैं। अत्यधिक स्पष्ट को कीस्टोन शीर्ष मांसाहारी होते हैं। अत्यधिक स्पष्ट कीस्टोन प्रजातियां शीर्ष मांसाहारी होते हैं। अम्ब्रेला जाति ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र में निवास करती हैं। इनके संरक्षण के लिए इनके आवासीय क्षेत्र का संरक्षण आवश्यक होता है। इसका विस्तृत आवासीय क्षेत्र एवं अन्य प्रजातियों का भी निवास स्थल होता है, इसलिए इन प्रजातियों का संरक्षण प्रत्यक्ष रूप से अन्य प्रजातियों के संरक्षण में योगदान देता है। सामान्यतः ये उच्च कशेरुकी में विशालकाय वाले जीव होते हैं, जैसे बाघ, हाथी इत्यादि। संक्रमिका इकोटोन दो या दो से अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है इकोटोन कहलाता है। कुल प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा जहाँ दो परितंत्र आपस में मिलते हैं एवं जहाँ दोनों परितंत्र के संसाधन एक ही जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ विविधता एवं उत्पादकता अधिक हो जाती है। जैवमंडल बायोस्फीयर स्थल जल एवं वायुमंडल का मिलन स्थल जहाँ जीवन पाया जाता है जैवमंडल कहलाता है। स्थल जल एवं वायुमंडल का मिलन स्थल जहाँ जीवन पाया जाता है जैवमंडल कहलाता है। बायोम पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्र बायोम कहलाता है। जैव भू रसायन चक्र ऐसे प्रक्रिया जिनमें प्राकृतिक रूप से जैविक अजैविक घटकों के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं एवं रूपांतरण के माध्यम से चक्रीय प्रवाह होता है, भू रसायन चक्र कहलाता है। भू रसायनिक चक्र जिसमें प्राकृतिक रूप से जैविक एवं जैविक घटकों के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं एवं रूपांतरण के माध्यम से चक्रीय प्रवाह होता है, भू रसायनिक चक्र कहलाता है। गैसीय चक्र कार्बन चक्र प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर उसे कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित करते हैं। इस तरह कार्बन खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों से जीवों के संचित शोषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में मुक्त होता है। साथ ही कार्बन मृत जीव जंतु एवं पादपों के अपघटन से जीवाश्म ईंधन के रूप में वह इन जीवाश्म ईंधन को जलाने में मुक्त होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78%। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिक अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन तथा मिट्टी, जल एवं पौधों के बीच निरंतर प्रवाह का पुनः वायुमंडल में इनकी वापसी को नाइट्रोजन चक्र के रूप में जाना जाता है। राइजोबियम नील हरे शैवाल एनीलिना रुलाइना नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। स्थलीय एवं सागरीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय जनित ऑक्सीजन एवं ज्वालामुखी उद्भेदन के समय कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में निकली ऑक्सीजन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में प्रवेश होता है तथा सागरीय एवं स्थलीय जंतुओं द्वारा शोषण, खनिजों के ऑक्सीकरण एवं लकड़ियों और जीवाश्म खनिजों के जलने पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार से ऑक्सीजन खर्च होता है। इस तरह ऑक्सीजन चक्र चलता है। अवसादी चक्र सेडिमेंट्री साइकिल सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम का चक्रण अवसादी चक्र के द्वारा होता है। ये सामान्यतः वायुमंडल में चक्रण नहीं करते हैं बल्कि अपक्षय एवं अवसाद आदि प्रतिरूपों का पालन करते हैं। फास्फोरस चक्र कार्बन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस गैसीय रूप से वायुमंडल में नहीं वरन फॉस्फेट के रूप में चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन द्वारा फास्फोरस का समुद्र में प्रवेश होता है, फिर पक्षियों एवं मछलियों के द्वारा पुनः स्थल में प्रवेश होता है। फास्फोरस के कुछ भाग आयरन में टूटकर भूमि में मिल जाते हैं
यहाँ से पौधों द्वारा अवशोषित होकर ये पोषण स्तर तक पहुँचते हैं। इसके बाद ये जीवों द्वारा उत्सर्जित सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर मिट्टी में प्रवेश करते हैं। फास्फोरस चक्र सबसे धीमी गति से संपन्न होती है। जीव का पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय नगण्य होता है। सल्फर चक्र, सल्फर विभिन्न रूपों में मिट्टी में अवसादों के भीतर संग्रहित रहता है या चट्टानों के अपक्षय परत एवं जैविक पदार्थों के जीवाणु एवं कवकों द्वारा विघटन से बाहर निकलता है एवं लवण घोल के रूप में स्थलीय एवं जलीय पायतन में पहुँचता है। ज्वालामुखी विस्फोटों, जीवाश्म ईंधनों के दहन एवं महासागर के सतहों से यह गैस रूप में निकलकर वायुमंडल में पहुँचता है। पौधे सल्फर को सल्फेट रूप में ग्रहण कर उनमें सल्फरधारी एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। वहाँ से यह चारण खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। फिर जीवधारियों के उत्सर्जन में मृत जैविक पदार्थों के विघटन से पुनः जलीय पायतन में पहुँच जाता है। सल्फर कार्बनिक रूप से कोयले, तेल, पीट एवं कार्बनिक निक्षेपों में सल्फेट, सल्फाइड एवं कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। सल्फर का उनके स्रोतों में विघटन वायवीय दशाओं में एस्परजिलस एवं न्यूरोस्पोरा जैसे कवकों द्वारा एवं अवायवीय दशाओं में एस्केरिसिया एवं प्रोटियस जैसे जीवाणुओं द्वारा होता है। पर्यावरणीय अनुकूलन, इन्वायरमेंट एडॉप्टेशन, किसी जीव द्वारा पौधे की बनावट एवं व्यवहार या जीन की पद्धति जिसकी सहायता से यह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, अनुकूलन कहलाता है। प्रकाश के साथ अनुकूलन, छाया सहनशील पौधे, प्रकाश संश्लेषण, शोषण एवं अपक्षय क्रियाओं की दर धीमी। उदाहरण फर्न, आर्किड। प्रकाश अनुकूलित पौधे, उच्च तापमान में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, उच्च श्वसन दर। उदाहरण आम, गन्ना, नारियल। जलाभाव तथा ताप के प्रति अनुकूल, जीरोफाइटा, इफीमेरल पौधे। कुछ पौधे में शुष्क स्थितियों के प्रति अनुकूलता एवं लघु जीवन अवधि। उदाहरण मरुस्थलीय पौधे, एस्केसिया। जलीय पर्यावरण में अनुकूलन, हाइड्रोफाइट्स, पूर्णतः डूबे हुए जलोद्भिद। ऐसे पौधे वायु के सीधे संपर्क में नहीं होते। उदाहरण के लिए हाइड्रिला। तैरने वाले जलोद्भिद, ऐसे पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं। उदाहरण डार्क वीड्स, जलकुंभी। उभयचर जलोद्भिद, इन पौधे की वृद्धि वायु में होती है परंतु जल मिट्टी में रहती है। उदाहरण टाइफा। लवण पर्यावरण में अनुकूलन, ऐसे लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राइजोफोरा, लाल मैंग्रोव। मृत पोषित मृदा के प्रति अनुकूल, ऐसे पौधे कवकमूल माइकोराइजा संबंध दर्शाते हैं। पाइनसाइकस। प्रवास, जीवों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संचालन। छद्मावरण, परिवेश के साथ कुछ प्राणियों के घुल मिल जाने की क्षमता। शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, प्राणियों द्वारा शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल को निष्क्रिय अवस्था में बिताना। यह अवस्था मुख्यतः असमतापी कोल्ड ब्लड प्राणियों तथा कभी कभी समतापी वार्म ब्लड प्राणियों में भी देखी जाती है। शीत निष्क्रिय, चमगादड़, काला भालू, ध्रुवीय भालू, गिलहरी। ग्रीष्म निष्क्रिय, सांप, मगरमच्छ, मेढक, छिपकली इत्यादि। स्थलीय घोंघा। अनुहरण, जब बाहरी समानता जिनमें दो जातियाँ एक दूसरे जैसे दिखती हैं उन्हें अनुहारक जाति को सुरक्षा संबंधी लाभ मिल जाता है। उदाहरण के लिए मोनार्क तितली। जलाभाव के प्रति अनुकूल, यह अनुकूल मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले प्राणियों में पाई जाती है। कंगारू, चूहा, ऊँट। शीत के प्रति अनुकूल, एडेप्टेशन टू कोल्ड। उदाहरण मकड़ियाँ, अंटार्कटिक क्षेत्रों में मछलियाँ। तो आज हम लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया और हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा है इन्वायरमेंटल साइंस को। फर्स्ट पार्ट आज हमने कंप्लीट किया। सेकेंड पार्ट जो कि पॉल्यूशन से लेकर और पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा, ये इसके बाद वाले वीडियो में आएगा। थैंक यू।